चलिए, तो हम चर्चा करते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से एक थे और इन्होंने यह रचना निबंध हिमालय। अब आप सब सोचेंगे हिमालय की बेटियों के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। सोचेंगे कि हिमालय तो एक पर्वत है, पहाड़ है, पत्थर है, तो फिर इसकी बेटियां कैसे हो सकती है। आपके दिमाग में बात आएगी। लेकिन मैंने आपको पिछली कक्षा में अलंकार के बारे में पढ़ाया था। अलंकार की परिभाषा यह होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार का प्रयोग शब्द के द्वारा भी होता है और अर्थ के माध्यम से भी होता है। तो कवि नागार्जुन में, लेखक नागार्जुन ने यहाँ पे हिमालय को एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। और मनुष्य के तमाम रूप होते हैं। वो मनुष्य किसी का पुत्र होता है, किसी का पति होता है, किसी का मित्र होता है, किसी का भाई होता है। इस तरह के समाज में तमाम रिश्ते होते हैं। तो हिमालय को पिता और हिमालय से निकलने वाली नदियों को बेटियों के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस अध्याय की हम शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर का समरी हम जान लेते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग हो गया, बार बार गुड मॉर्निंग विश मत करिए, शांत रहिए, सुनिए। कौन बोल रहा है बीच में? तो इस चैप्टर में ये बताया जाता है हिमालय की बेटियों के बारे में। कवि कहता है कि यह जब आप सभी लोग अपना माइक म्यूट करिए, आवाज आपकी आ रही है। कवि यहाँ पे यह कह रहा है कि जब मैं मैदानी भाग में किसी नदी को देखता हूँ तो वो नदी अत्यंत सरल स्वभाव और उसमें कोई विशेष चंचलता नहीं होती है। लेकिन एक बार लेखक नागार्जुन को एक पहाड़ी इलाके में घूमने का अवसर मिला और संयोग से वो वही क्षेत्र था जहां से उन नदियों का उद्गम होता है। तो वहां पे उन नदियों को देखते हैं कि वो नदियां सकरे रास्ते से निकलती हैं और रास्ते भर उछलती कूदती फांदती शोर मचाती हुई आती हैं। तब लेखक के मन में तरह तरह की बातें होती है कि आखिर किसी के अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं। तो चलिए, आप लोग अपने अपने पुस्तक को अपने पास रख लीजिए। अब हम लोग एक बार इसका वाचन करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था और यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यही उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। चलिए, इसका सार समझ लीजिए आप। जैसा कि मैंने वाचन से पहले आप लोगों को संक्षेप में बताया था कि कभी जब इन नदियों को मैदानी भागों में देखता है तो वो नदियां उसको अत्यंत शांत, संभ्रांत, एक शब्द इसमें आया है संभ्रांत। यहाँ शब्दार्थ भी हम नोट करते चलेंगे। जहां आप लोग एक कॉपी लीजिए, उसमें शब्दार्थ नोट करते रहिएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं शब्द और यहाँ पे अर्थ। पहला शब्द आया है संभ्रांत। संभ्रांत मतलब होता है सज्जन।
तुमको क्या तकलीफ है भाई? श्रद्धा, श्रद्धा दूसरा शब्द आया है। श्रद्धा मतलब होता है आस्था, विश्वास। नोट करते रहिएगा इसको। इसमें एक आया है शब्द भाव भंगी। इसी पैराग्राफ में एक शब्द आया है भाव भंगी। भंगी से मतलब भंगिमा से है। भंगिमा का मतलब होता है आकार या बनावट। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। लेखक ये कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई नदी मैदानी भाग में बहती है तो वो अत्यंत शांत होती है, संभ्रांत महिला की तरह चलती है, वो शर्माती हुई चलती है, लेकिन जब उसी नदी को लेखक पर्वतीय क्षेत्र में जाकर देखता है तो वो नदी अत्यंत उछलती कूदती हुई, हर्ष से खिलखिलाकर और जैसे बच्चे हंसते कूदते हैं वैसे कूदते हुए उन सकरे रास्तों से चलती हुई मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। आगे देखिए, जब किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि उन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहता है, हाँ बोलो। सर समतल मतलब क्या होता है? समतल मतलब होता है बराबर। ठीक है, चलिए। लेखक कहता है कि जब मैं नदियों के दो अलग अलग रूपों को देखता हूँ तो मुझे जितना आश्चर्य होता है उतना आश्चर्य तो किसी फूल की कली, किसी लड़की या किसी अन्य विस्मय मतलब आश्चर्यजनक पदार्थ को देखकर भी नहीं होता है। अगला पैराग्राफ, एक इसमें शब्द आया है विस्मय। मैं लिख दे रहा हूं, नोट करिए। विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, जिसको आप लोग इंग्लिश में सरप्राइज बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, कहाँ ये जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का बड़ा प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ, जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंदूक आदित्यकाएं, उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और जाने हिमालय अपने सिर ढूंढता होगा। सर आप लोगों को पढ़ना है कि आप लोगों को ड्रॉप आउट करेंगे, बताइए। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए। आप लोगों को पढ़ना है कि ड्रॉप आउट करें, आप लोगों को बताइए पहले। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए। सर कुछ गाना गा रहे हैं। आप लोग शांत रहिए, जब हम बोले तो बीच में मत बोला करिए आप लोग। गाना गा रहे हैं। सबको सर को जीने नहीं देंगे। सर नहीं सुनाई दे रहा है। गाना भी गा रहे हैं। आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर इसी हफ्ते में पेपर है, फिर क्या क्या करेंगे आप लोग? क्या ऐसे ही बातें करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे बताइए। चलिए ध्यान, सर सबको अनम्यूट कर दीजिए। यस सर कर दीजिए। पहले आप अपना मुंह बंद रखिए। चलिए नहीं है सर। सर गाना गा रहा है उसी में।
सर उत्कर्ष है। कोई भी तुम डाला ना, कोई भी तुम डाला आ जाओ झूड़ी में। इधर आओ। कैन स्पीक। चलिए अगला पैराग्राफ इसी को फिर से देखिए। बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सर भूलता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। पता नहीं क्या। लेखक ने नदियों को हिमालय की पुत्री के रूप में यहाँ पे चित्रित किया है। तो लेखक ये कह रहा है, सर एक मिनट के लिए अनम्यूट कर दीजिए सर, म्यूट कर दीजिए सर। अभी भी आवाज आ रही है। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सी ऐसी प्यास है जिसको पूरा करने के लिए, जिसको तृप्त करने के लिए नदियां अपने पिता के घर को छोड़कर भागी जा रही हैं। इन्हें क्या ऐसी जल्दबाजी पड़ी है कि ये अपने हिमालय रूपी पिता का घर छोड़कर किस दिशा में जा रही है, यह लेखक की समझ से परे है। अब इसमें कुछ शब्दार्थ है, थोड़े इनके बारे में जान लिया जाए। इसमें एक शब्द आया है अतृप्त। इसमें एक शब्द आया है अतृप्त, मतलब जिसकी प्यास न बुझे। तृप्त मतलब होता है प्यासा। तृप्त मतलब जो हो गया जिसकी प्यास बुझ गई हो, और अतृप्त मतलब जिसकी प्यास न बुझी हो। तो यहां पे लिख सकते हैं प्यासा। इसके बाद अगला शब्द है बंधुर। बंधुर बंधुर से मतलब है पर्वतों में जो छोटे छोटे मूलदार पर्वत होते हैं, जो चोटियां होती हैं, उनसे मतलब है। तो यहां पे लिखेंगे आकृतियां। आदित्यकाएं। आदित्यकाय मतलब होता है चोटियां। अब एक शब्द इसमें आया है उपत्यकाएं। तो मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझना चाहता हूं कि उपत्यकाएं क्या होती हैं। सपोज करिए जैसे यह दो पर्वत है, समझ में आ रहा है, ये दो पर्वत है और इन दो पर्वतों के बीच में ये जो स्थान है, जो समतल भूमि है, इसी को क्या बोलते हैं, उपत्यकाएं। उपत्यकाएं याद रखिए, दो पर्वतों के बीच का वह समतल स्थान जिसको उपत्यकाएं कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं उपत्यकाएं। दो चोटियों के बीच का स्थान। ये हो गया आपकी उपत्यकाएं। इसके बाद अगला इसमें शब्द जो कठिन है वह आता है मौन। मौन मौन मतलब होता है मूक। मूक मतलब जो ना बोलता हो, जो शांत हो, उसे मूक बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका अर्थ देख लीजिए। कभी कह रहा, लेखक कह रहा है कि मैं देख रहा हूं कि नदियां कहीं भागी जा रही हैं, किसी जल्दबाजी में है और इन्हें कहीं पहुंचने के लिए बहुत ही जल्दी है। आखिर वह कौन सी ऐसी प्यास है जो इनके पिता हिमालय ने इनकी प्यास को नहीं बुझा रखी है
और उसे प्राप्त करने के लिए हिमालय को छोड़कर ये भागी जा रही हैं। और बीच में अनेक बाधक आ रहे हैं, जैसे चोटियां। आप लोग अगर किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि नदी का जो मैदानी भाग में जो नदी अत्यंत चौड़ी दिखाई पड़ती है, वह पहाड़ी भाग में एक पतले सकरे रास्ते से होकर गुजरते हुए अत्यंत शोर मचाती हुई आती है। कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि उन्हीं नदियों के किनारे किनारे अनेक जंगली पेड़ लगे हुए हैं। वो पेड़ कौन कौन है? देखिए, देवदार है, चीड़ है, सरो, चिनार, सफेदा, कैल इत्यादि प्रकार के जंगली पेड़ों के बीच से होकर ये नदियां गुजरती हुई न जाने अपने प्यास को तृप्त करने के लिए कहां भागी जा रही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे देखिए तीसरा पैराग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झीलम, काबुल जिसको कुंभा भी कहते हैं, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब देखिए, हिमालय को पिता के रूप में और समुद्र को पति के रूप में यहाँ पर लेखक नागार्जुन ने चित्रित करने का प्रयास किया है। लेखक कह रहा है कि जो सतलज, ब्यास, ब्रह्मपुत्र इत्यादि जो गंडक इत्यादि नदियां निकलती हैं, यह हम सभी जानते हैं कि हिमालय इसका नाम क्यों पड़ा, पर्वत का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यह बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हिमालय। अर्थात जो बर्फ का घर है वही हिमालय है। तो बर्फ का वहां पर अथाह भंडार है, और जब तापमान गर्म होता है तो वही बर्फ पिघलकर अनेक छोटे छोटे रास्तों से निकलकर नदियों का रूप लेकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। नदियों का रूप लेकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि हिमालय के दिल से जो द्रव, अर्थात जो इसके दिल से जो द्रवित पदार्थ निकल रहा है, जो पिघले हुए कण हिमालय के जो बूंदों के रूप में निकल रही है, वो सीधे हिमालय के इन पुत्रियों के माध्यम से होते हुए पर्वतों में सागरों में जाकर मिल जाती है। अर्थात एक तरह से कवि नागार्जुन ने समुद्र को अत्यंत सौभाग्यशाली कहा है कि उन्हें हिमालय की पुत्रियों के साथ ब्याह करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अगला पैराग्राफ देखिए। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे कि जब बेटियां अपने घर पे होती हैं तो वो अलग अलग जिद करती हैं, अलग अलग मांगे करती हैं, लेकिन जब उन्हीं बेटियों की शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती हैं, तो उनके अंदर एक गंभीरता का भाव आ जाता है और वह उछल कूद, शोर मचाना, नाचना गाना ये सब सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाती है। लेखक इस पैराग्राफ के माध्यम से यही बता रहा है कि जिन्होंने नदियों को पर्वतीय क्षेत्र में नहीं देखा होगा और अचानक उसको पर्वतीय क्षेत्र में जाने का अवसर मिले तो वह देखकर विस्मय में पड़ जाएगा। भले ही वहां के रहने वाले लोग इसको देखकर आश्चर्यचकित न हो। क्यों आश्चर्यचकित नहीं होंगे? क्योंकि वो तो नदियों के स्वभाव के बारे में जानते हैं।
पर्वतों से नदियां कैसे निकलती हैं, किन किन रास्तों से होकर गुजरती हैं, उनके बारे में उनको पता है कि नदियां सकरे रास्तों से निकलती हैं और अत्यंत शोर मचाती गरजती हुई जाती है और मैदानी भागों में जाकर अत्यंत शांत हो जाती है। तो इसी रूप को लेखक ने मानवीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है और हिमालय को मायका और समुद्र में जाकर मिलने को ससुराल की उपमा दिया है। इसी प्रकार हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद नाम देने से हिचकता भी नहीं है। ठीक है, अगला पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मूल रूप में कहा था, वैत्रवती नाम सुने होंगे आपने बेतवा नदी का, जिसका शुद्ध नाम है वैत्रवती, तत्सम रूप है। वैत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब इसमें कालिदास का भी वर्णन आया है। कालिदास के बारे में एक सूक्ति कही जाती है, उपमा कालिदासस्य, अर्थात इस संसार में जितने भी कवि हुए हैं उनमें उपमा का सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ प्रयोग किसी ने किया है तो वह कौन है? कालिदास है। इसीलिए इनको उपमा कालिदासस्य नाम से इनको विभूषित किया गया है। चलिए अब इसमें जो कठिन शब्द है इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो इसमें कठिन शब्दार्थ है इनके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक शब्द आया है सचेतन। सचेतन, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। अगर यहीं पे स के जगह पे अ होता तो इसका अर्थ दूसरा हो जाता। अचेतन मतलब जो होश में नहीं है। अ का अर्थ होता है नहीं, हमेशा याद रखिए, विलोम बनाने में हमेशा यह काम आएगा। अ का अर्थ होता है अ बराबर नहीं हिंदी में, और स बराबर जो सहित हो। इसको ध्यान रखिएगा। अ जहां लगेगा वो हमेशा नकारात्मक दिखाएगा और जहां पे स लगा होगा उसका अर्थ सहित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शब्द क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है सचेतन। सचेतन मतलब होता है होश हवास में, होश में, चेतना में, जागृति। ठीक है, चलिए अगला शब्द इसमें कह रहा है जुदा जुदा। यह अरबी का शब्द है। मैंने आपसे पिछली कक्षा में बताया था कि हिंदी एक इतनी उदार भाषा है कि इसने सभी भाषाओं को अपना लिया है। इसमें एक शब्द आया है जुदा जुदा। जुदा जुदा का अर्थ आप लोग जानते भी होंगे। इसका अर्थ होता है अलग अलग। शक्लो, शक्लो एक आया, इसमें शक्ल का अर्थ होता है चेहरा। ठीक है, तो चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं एक बार। लेखक नागार्जुन कह रहे हैं कि एक बार कवि कालिदास की रचना में यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि तुम, मेघदूत मतलब बादल, और बादल काम क्या है? बादल क्या करते हैं? पानी बरसाते हैं। बादल पानी बरसाते हैं। तो कालिदास के कविता का पात्र यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि हे मेघदूत, रास्ते में जो बेतवा नदी पड़ती है वहां पे अपना जल बरसाते हुए तुम आगे बढ़ना, वह तुम्हारे जल की प्रतीक्षा में अपना प्राण त्याग देगी। तो बादल से प्रेम तो नदी नहीं करती है,
नदी को प्रेम किससे है? जल से है। नदी का अस्तित्व किससे है? जल से है। जब जल नहीं रहेगा तो नदी का कोई अस्तित्व है? नहीं है ना। अरे नदी तभी तो कहते हैं जब वहां पे जल का जमा हो, तालाब तभी कहेंगे जब वहां पे जल का जमा हो, है ना। तो इसी को मानवीकरण और रूपक के द्वारा इसको दिखाया गया है। तो नागार्जुन कहते हैं कि यह कहते कहते उनको कालिदास के उस कविता की याद आ जाती है, और उनको यह भी भली भांति याद है कि वह नदियां मैदानी भागों में अलग स्वरूप में दिखती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग स्वरूप में दिखती है। अगला पैराग्राफ है, ध्यान दीजिए। काका कालेलकर एक लेखक थे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता मतलब एक शब्द आया है लोक माता, यहां पे मैं अर्थ समझा रहा हूं, देखिए। लोक माता, लोक से मतलब लोग हो जाएगा, लोक माता, लोगों की माता, लोगों की माता। लोक मतलब संसार भी होता है, और संसार में कौन रहते हैं? मनुष्य ही रहते हैं। तो इसलिए लोक माता का अर्थ क्या हो जाएगा? लोगों की माता। लोक माता कहा है, नदियों को माता कहा जाता है ना, नदियों को माता कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है माता नदियों को? क्योंकि नदियों के माध्यम से हम लोग खेती करते हैं, नदियों के किनारे रहने वाली नदियों में फिशिंग करते हैं, तमाम प्रकार के हम लोग वहां पे बोटिंग के माध्यम से अपना व्यापार भी करते हैं, नदियों के माध्यम से होता है ना। अन्य भी सुविधाएं, जैसे नदियों से हम लोग क्या करते हैं? नदियों से पानी इकट्ठा करके डैम बनाते हैं, उससे बिजली निकालते हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं हम नदियों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। देख लीजिए इसको। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेयसी की भावना, इन्हीं से अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का भी स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिंग की बात है, मन उचट गया था, तब ये ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने चढ़ डाला, तन और मन ताजा हो गया और मैं लगा गुनगुनाने। लेखक नागार्जुन कह रहे हैं कि कवियों ने नदियों को आदिकाल से माता की संज्ञा दी है। माता की संज्ञा इसलिए दी गई है कि इन नदियों के हमारे ऊपर बहुत उपकार है। आमतौर पर मानव की बस्तियां वही होंगी जहां से नदियां गुजरी जाती है। क्यों? क्योंकि पीने के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई चीज है तो क्या है? पानी है। पानी के बिना जीवन संभव है? नहीं। पानी मिल गया, उसके बाद खाना और भोजन और फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। दूसरा कारण है। तीसरा कारण, व्यापार करने के लिए क्या चाहिए आपको? मार्ग भी चाहिए। तो जल मार्ग में कम से कम लागत में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। यही कारण थे कि प्राचीन काल में लोगों ने नदियों को माता की संज्ञा दी थी। लेकिन कभी लेखक नागार्जुन इससे थोड़ा हटके सोचते हैं। वो कहते हैं कि लोक माता की संज्ञा तो ठीक है, क्या नहीं तो इससे आगे भी बढ़ के हम सीखें, इससे आगे भी बढ़ के हम देखें। उन्होंने नदी को प्रेमिका के रूप में, नदी को बहन के रूप में, नदी को सखा के रूप में विस्तृत करने का प्रयास किया है। ठीक है। जैसे हम अपने बहन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से नदियों को भी थोड़ा बचाया जा सकता है ना। जैसे हम अपने मित्र की देखभाल करते हैं, मित्र के साथ ईमानदारी से रहते हैं, उसी प्रकार से नदियों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तो यही वो कारण है कि कभी नदियों के साथ लोक माता अर्थात माता के संबंध से आगे बढ़ के भी सोच रहा है। तो ये था आपका
अध्याय हिमालय की बेटियां। एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर दे रहा हूं, इसको मैं फिर से समरी में पूछा दे रहा हूं। नदियों को बेटियों के रूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र कारण यही है, हिमालय के द्वारा इन सभी नदियों का उत्पन्न होना। क्योंकि बर्फ जब पिघलती है तो ये नदियां उन पिघले हुए जल के साथ मैदानी भागों में आकर अपना एक अलग अलग रूप ग्रहण कर लेती हैं। यही कारण रहा होगा कि इन नदियों को कवि ने हिमालय की बेटी के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आप सभी को इसका जो रिटन क्वेश्चन आंसर है वो भेज दिया जाएगा। लाइव क्लासेस के दौरान आप लोग बहुत चैटिंग करते हैं और दिवस होकर मुझे आप सभी लोगों को म्यूट करना पड़ा। आप लोगों को सुविधा हो रही होगी क्योंकि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे होंगे। मैं बार बार आप लोगों को मना कर रहा था, कुछ लोगों के कारण सभी लोगों को परेशानी हो रही है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि तो खुद इस कोरोना महामारी की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। नुकसान आप सभी का हो रहा है, हम लोगों का भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। और लाइव क्लासेस में जो उचित सामग्री चाहिए वो हम लोग भेजने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्लास के दौरान कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिना वजह बातें कर रहे हैं, जिससे क्लास में पढ़ाते समय दिक्कत हो रही है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि दोबारा आप लोग ऐसा न करें और इस चैप्टर को आप लोग फिर से रिवीजन कर लें, शब्द अर्थ को नोट करें और संभवतः इसी हफ्ते में, इसी सप्ताह में आप लोगों का यूटी फर्स्ट अर्थात यूनिट फर्स्ट का जो टेस्ट होगा वो संपन्न होगा। तो व्याकरण के भी जो चैप्टर हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उसको भी प्रिपेयर करिए आप लोग। बसंत के जो चैप्टर है उसको भी आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। आपके पास समय कम है, ईश्वर चाहे जैसे ही हमारी रुकती है हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, घर पे हैं, तो मन से पढ़ाई करें, अपना एक नियमित समय सारणी बना लें, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करें। आप ये ना सोचें कि आपकी छुट्टियां चल रही हैं। आप अपने मस्तिष्क पर अगर एक बार दबाव डालेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आपका जो स्कूल टाइम था वो तो नष्ट हो गया। तो हम समय तो लौटा नहीं सकते, लेकिन जो भी समय बचा है उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक समय दीजिए पढ़ाई में। गर्मियां पड़ रही हैं बहुत ज्यादा, बाहर न घूमिए, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे। महामारी फैली हुई है, आपके गांव में भी बाहर से आए हुए लोग हैं, जो हो सके संक्रमित हों, उनसे दूरी बनाइए, लोगों को जागरूक करते रहिए। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। और कहा भी गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार पनपते हैं। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहना आपका बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और प्रगति करते रहिए। यही मेरी आपसे आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपसे अगले मंडे को, लेकिन इसी सप्ताह में हो सके किसी दिन आपका टेस्ट संपन्न हो, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। चैप्टर 1, 2, 3 बसंत से और फर्स्ट सेकेंड ए 1 to 5 व्याकरण से आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। आप लोगों को पेपर का जो प्रारूप होगा वो बता दिया जाएगा, उसके लिए तैयार रहिए। और अगर भी कोई भी दिक्कत हो तो नंबर विद्यालय के हैं, आप लोग संपर्क करते रहेंगे। आपके आसपास जितने आपके मित्र हैं उनसे भी कहिए एडमिशन कराते रहें, लाइव क्लासेस से जुड़ते रहें। भगवान चाहे तो बहुत जल्द हम लोग स्कूल में मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।
बेटा सर कुर्बान